गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास +1 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टॉपिक के अंदर अभी तक आप सभी ने फाइनल अकाउंट का मीनिंग, फाइनल अकाउंट के ऑब्जेक्टिव और इसके साथ साथ फाइनल अकाउंट के जो टाइप्स हैं उसमें ट्रेडिंग अकाउंट और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बारे में बहुत कुछ नॉलेज जो है एक्वायर कर लिया है। इसका थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ इसका प्रैक्टिकल पोर्शन भी बड़ा डिटेल में आपको बता दिया गया है। होप कि आप सभी बच्चों ने, आप सभी चाहने वालों ने पुरानी वीडियो को देख लिया होगा और उसको समझ लिया होगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से है। व्हाट डू मीन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? जैसे कि आप जानते हैं कि फाइनल अकाउंट जो है वो जनरली हम उसको 4 भागों में बांटते हैं: मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। जिसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बारे में लगभग सारी जानकारी जो है वो आपको बता दी है पिछली वीडियो के अंदर। अगर किसी बच्चे ने जो है वो वीडियो नहीं देखी, क्योंकि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तब समझ आएगा यदि आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट पूरी तरह से समझ आ चुका होगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान दें कि आप सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की जो वीडियो है उनको ध्यान से देख लें, ताकि आपको समझ आए और समझने के बाद आपको ये वाला टॉपिक भी जो है वो समझ आएगा। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान दें, आप कंसंट्रेट करें इस बात पर कि आप जो है वो पिछली वीडियो को बड़े ध्यान से देख लें, ताकि आपको जो है हमारी ये आने वाली जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वीडियो भी समझ आए। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर +1 और बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। तो इस बात का ध्यान रखें आप कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप उसको पिछली वीडियो को भी ध्यान से देखें और इस वीडियो को भी आप बड़े ध्यान से देखें और ध्यान से थ्योरेटिकल पोर्शन को सुने। तो व्हाट डू मीन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? व्हाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से व्यवसाय के नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता नहीं लगता। ट्रेडिंग अकाउंट डज नॉट टेल्स यू अबाउट द नेट प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन और नेट लॉस पोजीशन ऑफ द बिजनेस। द अकाउंट which is prepared at the end of the year to know the profitability condition of the business, to know the net profit or net loss of the business is called profit and loss account। तो एक ऐसा खाता जो वर्ष के अंत में आपको व्यवसाय के नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में बताता है, उसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की संज्ञा देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट के खर्चे और ट्रेडिंग अकाउंट की इनकम को छोड़कर, अर्थात सेल को छोड़कर और ट्रेडिंग अकाउंट के जो खर्चे हैं उनको छोड़कर सारे खर्चे इसके डेबिट में दिखाए जाते हैं और जितनी भी इनकम उसको क्रेडिट साइड दिखाया जाता है। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। इस बात का भी ध्यान रखें कि ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस दैट इज रेवेन्यू नेचर, तो जो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस हैं उनको डेबिट किया जाता है और जितनी भी रेवेन्यू नेचर की इनकम होती है उनको क्रेडिट किया जाता है। अब क्योंकि क्वेश्चन अराइज हियर कि जो खर्चे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और जो रेवेन्यू होते हैं या जो रिसीप्ट होती है वो कितने प्रकार की होती हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मीनिंग के बाद आपको ये सबसे पहले, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू मीन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाट डू मीन बाय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, व्हाट डू मीन बाय डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिसीप्ट एंड रेवेन्यू रिसीप्ट। तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट डू मीन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को हम जनरली 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 कैपिटल एक्सपेंडिचर, नंबर 2 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड नंबर 3 इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो व्हाट डू मीन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर व्हिच आर जो व्यवसाय में व्हिच एक्सपेंडेड ऑन द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, जैसे कोई भी खर्चा जो स्थायी संपत्ति को खरीदने के लिए, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए या उसे कार्य व्यापारिक स्थान पर कार्य योग्य बनाने के लिए किया जाता है, उसे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर की संज्ञा देते हैं। Expenditure which are incurred on the purchase of fixed asset or any type of expenditure for the renovation of old machinery या old assets or the asset expenditure which are established for the establishment of any asset is called capital expenditure। तो कोई भी ऐसा खर्चा जो किसी भी स्थायी संपत्ति को खरीदने के लिए, उसे उसमें अगर पुरानी संपत्ति खरीदी उसमें रिपेयर या अन्य खर्चा करने के लिए जो आप खर्चा करते हैं या उसको उसके व्यापारिक स्थान तक पहुंचाने के लिए जो भी आप खर्चा करते हैं, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर की संज्ञा, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर की संज्ञा दी जाती है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर को, क्योंकि किसी भी स्थायी संपत्ति के परचेज के लिए कोई भी खर्चा अगर आप करते हैं, जैसे परचेज ऑफ लैंड एंड मशीनरी, परचेज ऑफ लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर, परचेज ऑफ इक्विपमेंट, परचेज ऑफ अदर फिक्स्ड एसेट या परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इस प्रकार के जितने भी खर्चे होते हैं वो कैपिटल नेचर के माने जाते हैं और इन कैपिटल नेचर के खर्चों को इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में नहीं दिखाया जाता। तो ध्यान रखना इस बात का, जो कैपिटल नेचर के जितने भी खर्चे होते हैं उन्हें
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में नहीं दिखाया जाता। एक बात को बड़े ध्यान से सुन लें कि कोई भी स्थायी संपत्ति के ऊपर किया गया कोई भी खर्चा या उस स्थायी संपत्ति को रेनोवेशन के लिए या उस स्थायी संपत्ति को व्यापारिक स्थान तक देने के लिए कोई भी मजदूरी वगैरह देते हैं तो उस सारे खर्चे को जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर का माना जाता है और इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में नहीं दिखाया जाएगा। खर्चे जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं अर्थात रेवेन्यू नेचर के खर्चे होते क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे कि व्हाट डू मीन बाय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये बस बात का ध्यान रखें कि कैपिटल नेचर के जितने भी खर्चे होते हैं जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में नहीं दिखाते बल्कि उनको बैलेंस शीट में दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं बैलेंस शीट का जब आप करेंगे तब आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो आप सभी जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में नहीं दिखाए जाएंगे। एक बात तो आप बड़े ध्यान से सुनना। नंबर 2 बात रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसा कोई खर्चा जो व्यवसाय के सामान्य संचालन के लिए किया जाता है which is incurred on the general operation of the business, कि जो व्यवसाय का सामान्य संचालन के लिए जो खर्चा किया जाता है ऐसा कोई भी खर्चा any type of amount paid for the जनरल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई भी ऐसा खर्चा जो व्यापारिक खर्चा जो आयगत खर्चा माना जाता है कि जो किसी व्यवसाय के सामान्य संचालन के लिए आप करते हैं जैसे रेंट पेड, सैलरी पेड, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पेड, सैलरी पेड। इसी प्रकार से अन्य कोई भी खर्चा जो ट्रेडिंग में नहीं आया बल्कि अन्य ट्रेडिंग के खर्चे भी और जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के खर्चे हैं उन सभी खर्चों को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की संज्ञा दी जाती है जो ट्रेडिंग के डेबिट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाए जाते हैं। तो ऐसा कोई भी खर्चा जो व्यवसाय के सामान्य संचालन के लिए किया जाता है चाहे वो फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, चाहे ट्रेडिंग एक्सपेंसेस है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, चाहे सेलिंग एक्सपेंसेस है, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, चाहे ऑफिस एक्सपेंसेस है, चाहे डिस्काउंट अलाउड है, चाहे बैड डेट्स है, चाहे डेप्रिसिएशन ऑन एनी फिक्स्ड एसेट, चाहे रिपेयर ऑफ एनी एसेट है। तो वो सारे के सारे खर्चे जो है या बैंक चार्जेज है या डिस्काउंट अलाउड है तो ये सारे के सारे खर्चे जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखाए जाते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप सभी जानते हैं कि इस प्रकार के जो भी खर्चे होते हैं उन्हें आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में या ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं। उसके बाद अगला जो आया वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आया। अगला खर्चा जो है वो है जी आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा कोई खर्चा जो एक वर्ष में भारी मात्रा में कर दिया जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। एक्सपेंडिचर विच इज हेवीली ऑन इन ए ईयर, जो ऐसा कोई भी खर्चा जो एक वर्ष में भारी मात्रा में कर दिया जाता है परंतु जिसका फायदा आपको आने वाले कई वर्षों तक होता है उसको आप डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की संज्ञा देते हैं। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ना दिखाकर बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाते हैं और धीरे धीरे इसे राइट ऑफ किया जाता है। जितनी राशि को राइट ऑफ किया जाता है उसे हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। जब अगला चैप्टर हम करेंगे 17 चैप्टर उसमें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को किस प्रकार से एडजस्ट किया जाता है उसके बारे में बड़ा डिटेल में आपको बताया जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, अब एडवर्टाइजमेंट पर जो खर्चा करते हैं वो बहुत भारी मात्रा में करते हैं और जब वो खर्चा अगर आप उस खर्चे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे तो वो व्यवसाय की प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन को सही नहीं दिखाएगा। इसलिए उस खर्चे को आप उतने वर्षों में बांट देते हैं जितने वर्षों तक आपको लगता है कि इसका आपको फायदा होगा। जैसे एडवर्टाइजमेंट का फायदा मान लो आपको लगता है कि 10 बार अगला आने वाले 10 वर्षों तक होगा तो आप उसको 10 सालों में बांट देते हैं और 10 सालों में आप उसको धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं और जो राशि आप राइट ऑफ करते हैं उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं और जो बैलेंस अमाउंट होता है उसे आप बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाते हैं। तो इस प्रकार से ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। उसके बाद एक डिफरेंस और करना जरूरी है कि कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है। तो कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? एनी टाइप ऑफ कैपिटल गेन्स, जो भी आपको कैपिटल गेन होता है यानी कि ऐसा रिसिप्ट जो व्यवसाय के सामान्य संचालन से आपको प्राप्त नहीं होती है उसे आप कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। तो कैपिटल रिसिप्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं जैसे फॉर एग्जांपल सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव फ्रॉम लोन, कैश रिसीव फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कैश रिसीव फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, प्रोसीड फ्रॉम लोन। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आती हैं जो व्यवसाय के सामान्य चालन से नहीं होती है। या सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, सेल ऑफ ओल्ड इन्वेस्टमेंट। तो इस प्रकार से किसी भी चीज से अगर आपको प्राप्त होती है तो वो कैपिटल रिसिप्ट होती है और इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में नहीं दिखाते हैं बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के या ट्रेडिंग अकाउंट के जो क्रेडिट आइटम में दिखाई जाती हैं वो दिखाई जाती हैं जो रेवेन्यू रिसिप्ट होती हैं। ऐसी रिसिप्ट जो व्यवसाय के सामान्य संचालन से आपको प्राप्त होती है उन्हें आप रेवेन्यू रिसिप्ट की संज्ञा देते हैं। और रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर इस बात का ध्यान रखें कि जितनी भी रिसिप्ट होती है जो आपके रेवेन्यू नेचर की होती है जैसे फॉर एग्जांपल सेल ऑफ एनी
सेल ऑफ एनी गुड्स आइटम, मतलब गुड्स भी मतलब वस्तुओं के बेचने से जो आपको आय प्राप्त होती है, या डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव आदि कई प्रकार की आइटमें जो होती हैं, जो जनरल रिसिप्ट होती हैं, उन्हें आप जो है, या मिसलेनियस जो रिसिप्ट होती हैं, उन्हें जो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, या फिर दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें आप कि ये 5 आइटम है जो आपको बताएगी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। सबसे पहले आपको इन आइटमों को बाइफरकेट करना आना चाहिए। अगर मैं साधारण शब्दों में आपको बात करूं तो फिक्स्ड एसेट की कोई भी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएगी। नंबर 2 बात, ट्रेडिंग अकाउंट की जो आइटमें ट्रेडिंग अकाउंट में आ गई वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएंगी। और इसके अतिरिक्त जो आइटमें लायबिलिटी की है वो भी नहीं आएगी, कैपिटल भी नहीं आएगी, ड्राइंग भी नहीं आएगी। और इसका मतलब है कि जो आइटमें आएंगी वो जनरल आइटमें आएंगी जिसमें जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो आपने ट्रेडिंग में ले ली, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जैसे रेंट पेड, सैलरी पेड, स्टेशनरी पेड, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, या फिर ऑफिस की कोई भी खर्चे, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के कोई भी खर्चे, तो ये सारे के सारे खर्चे, या बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, ये सारे के सारे खर्चे जो है, या सारी की सारी इनकमें जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। इसके अतिरिक्त जो आपके रेवेन्यू नेचर की है, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, या कैपिटल रिसिप्ट है, जो आपकी कैपिटल रिसिप्ट है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, ये बिल्कुल नहीं आएगी क्योंकि ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के में नहीं है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट एंड पार्शल आएगा जो हर साल राइट ऑफ होता है। तो इस प्रकार से आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये आइटम दिखाते हैं। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो बिल्कुल ट्रेडिंग अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की तरह इसका परफॉर्मा बनाया जाता है। सबसे ऊपर सेंटर में लिखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मेसर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च से 31 दिसंबर वर्ष जो भी ईयर दिया है, फिर लाइन ऑफ डिमार्केशन लगाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, फिर डेबिट अमाउंट इन रुपीज, फिर पर्टिकुलर और फिर क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। लेफ्ट हैंड साइड में टू शब्द का प्रयोग किया आता है, राइट हैंड साइड में बाय शब्द का प्रयोग करेंगे। और जब आप इसको लिखेंगे तो आप सभी जानते हैं कि जैसे सबसे पहले जो ट्रेडिंग अकाउंट में से आपको ग्रॉस प्रॉफिट आया उसको आप ग्रॉस प्रॉफिट को आप सबसे पहले लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। फिर डेबिट साइड में जितने भी खर्चे होते हैं उनको लिखा जाएगा, जैसे टू सैलरी, टू रेंट, टू स्टेशनरी, टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टू सेलिंग एक्सपेंसेस, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, टू ट्रेड एक्सपेंसेस, टू ऑफिस लाइटिंग, टू ऑफिस वेजेस, ऑफिस के जितने भी खर्चे हैं, टू गोडाउन रेंट, गोदाम के जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुए। या टू बैड डेट्स, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, टू डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, या टू रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, या टू रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, टू डेप्रिसिएशन कंप्यूटर। इसी प्रकार से बैंक चार्जेस, या कोई ऑडिट फीस, या कोई डोनेशन, वो सारे के सारे खर्चे जो आपने डेबिट साइड में आएंगे। और जो क्रेडिट साइड में आएंगे, क्रेडिट साइड में जितनी भी रिसिप्ट होती हैं, चाहे रेवेन्यू नेचर की जो रिसिप्ट होती हैं, जैसे बाय डिस्काउंट रिसीव, बाय रेंट रिसीव, बाय डिविडेंड रिसीव, बाय इंटरेस्ट रिसीव, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव, तो वो सारा का सारा जोड़ा जाएगा। यदि क्रेडिट साइड का टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा आता है तो जो आपके पास बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा। और यदि डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा आएगा तो वह आपका नेट लॉस आएगा और उसे जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसे जब ट्रांसफर करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि इसको ट्रांसफर करने का जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो जब आप इसको ट्रांसफर करेंगे तो अगर प्रॉफिट आया तो भी कैपिटल अकाउंट में और अगर लॉस आया तो भी कैपिटल अकाउंट में। लॉस कैपिटल में से लेस होता है और जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में से कैपिटल में ऐड होता है। तो इस प्रकार से आप इस बात का ध्यान रखें जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो ये कुछ एक पॉइंट्स थे जो आपने याद रखने हैं। साथ साथ में अगर इसकी क्लोजिंग एंट्री की बात करें तो क्लोजिंग एंट्री कैसे की जाती है। क्लोजिंग एंट्री के लिए आप लोगों को एक रूल पहले भी बताया था, ट्रेडिंग अकाउंट में भी बताया था। यह आपको बताया था कि जिस खाते को आप खोल रहे हैं यदि वह खाता डेबिट है तो उसके डेबिट में एंट्री की जाएगी, परंतु अकाउंट का नाम वो लिखा जाएगा जो उसके क्रेडिट में है। इसका मतलब है कि जब आप इसकी क्लोजिंग एंट्री करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो डेबिट में है उसकी आप एंट्री करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे, जिसके लिए आप एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू। आप सभी जानते हैं जो आप एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट, टू सैलरी, टू कमीशन, टू व्हाटसोएवर जो भी डेबिट साइड में एंट्री है। और जो क्रेडिट साइड में जैसे उसके लिए जो क्रेडिट के आइटम है उनको क्रेडिट किया पहले डेबिट किया जाएगा, जैसे रेंट रिसीव डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिविडेंड रिसीव डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अंत में जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि आप एंट्री करते हैं
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है टू कैपिटल अकाउंट, अगर प्रॉफिट है और लॉस है तो कैपिटल अकाउंट है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस प्रकार से जो इसकी ट्रांसफर एंट्री कर दी जाती है, क्लोजिंग एंट्री कर दी जाती है। तो ये आप लोगों ने इसका थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा। अगले वीडियो के अंदर हम इसका प्रैक्टिकल पोर्शन किस प्रकार से किया जाएगा वो आपको बड़ा डिटेल में बताया जाएगा और इसके सारे प्रैक्टिकल आपको कराए जाएंगे। तो आप सभी बच्चों ने थ्योरेटिकल पोर्शन को बड़े ध्यान से समझना है। उसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल पोर्शन कराएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।